आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 के चैप्टर 3 के नोट्स कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट सेकंड चैप्टर का नेम था व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से सिर्फ एक छोटी सी कंपनी खोलने की परमिशन ली थी, यानी व्यापार करने की परमिशन ली थी। पर बाद में क्या हुआ, कैसे उस कंपनी ने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, एक साम्राज्य स्थापित कर लिया तथा खुद नवाब बन गई। ये इस चैप्टर में हमने जाना था। आज के इस चैप्टर 3 में हम जानेंगे कि क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर कैसे शासन चलाया। तो चैप्टर का ओवरव्यू मैंने बताया ताकि आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 के चैप्टर 3 का नेम है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना, जिसमें हम जानेंगे कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर कैसे शासन चलाया। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है कंपनी दीवान बन गई। तो कंपनी दीवान कैसे बनी, तो कंपनी जब स्टार्टिंग में अपने भारत आती है और पश्चिम बंगाल यानी पूर्व से जब वो अपना व्यापार शुरू करती हैं, तब वहाँ पर क्या नवाब शासन करते हैं। नवाब कौन, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान। मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में पूरा अच्छे से बताया था। तो जब वो शासन करते हैं तो वो क्या करते हैं, राजस्व वसूल करते थे कंपनी से। अगर कोई भी व्यापार करेगा तो बेशक है कि वहाँ का नवाब उनसे राजस्व या टैक्स लेगा। तो ये कंपनी जो है राजस्व नहीं देना चाहती थी। फिर बाद में वो परेशान हो गई नवाबों से, तो उसने क्या किया, खुद को नवाब घोषित कर दिया। यहाँ दिया है 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। क्या आपको लगता है कि जो मुगल बादशाह थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का नवाब बनाया होगा? पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे जो मुगल बादशाह हैं उन्होंने ये एक पूरा लेटर दिया इनको कि हाँ आप आज से नवाब बन सकते हैं। कहाँ के, बंगाल के। यहाँ पर दिया है इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में हुई होगी। यानी ऐसा तो लग नहीं सकता है कि सब इतने लोग मिलके और ये मुगल बादशाह खुद इनको नवाब बना रहा है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इमेजिनरी थी। और यहाँ पर लिखा है, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह में दिखाया गया है। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने से अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। आप ये सोच सकते हैं अब सारा ही राजकोष वगैरह जितना भी है, राजस्व वसूल करने की जितनी भी राइट्स वगैरह हैं, ये सब किसके पास आ गए, अब कंपनी के पास। यानी अब कंपनी बंगाल पर अपना मनचाहा शासन कर सकती थी। आगे दिया है दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन चुकी थी। यानी पहले नवाब के अंडर में जितने भी क्षेत्र आते थे अब वो किसके अंडर में आ गए, कंपनी के। और कंपनी क्या करने लगी, अब उसके आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गए। आर्थिक मामले क्या हो गए, यानी अब टैक्स वसूल करना, ये सब किसके कंट्रोल में हो गया, कंपनी के। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। पर उनके सामने एक समस्या थी कि वो जमीन के शासन कैसे चलाए और आमदनी को कैसे व्यवस्थित करे, यानी अकाउंट मैनेजमेंट कैसे करे। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसमें कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। यानी एक तो उसे पूरा राजकाज संभालना है, ठीक है, नवाब बन गई अब वो। और दूसरा क्या है, उसको अपना व्यापार भी चलाना था। व्यापार कौन सा, जो उसने कंपनी खड़ी करी थी अपने भारत में आके, बंगाल में आके, वो कंपनी उसको मैनेज भी करनी थी। मैं आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रही हूँ। जितना आपको अच्छे से समझ में आएगा उतना मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर दिया है सेकेंड पेज पर, समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। यानी अब आप सोच सकते हैं कि अगर वो नवाब बन गए तो उसके दिमाग में ये भी होगा कि पहले के कुछ लोग ऐसे पोस्ट पे होते थे जो बुजुर्ग वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें ना कर दे। अगर आप एक सरपंच बनते हैं, ठीक है, गांव में आपका कोई सरपंच बना, तो उसको कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो होगी ना कि मुझे हर कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा। या फिर ऐसा नहीं हो कि गांव के कुछ लोगों को मुझसे दिक्कत होने लग जाए, तो मुझे सबके कंट्रोल में थोड़ा सबको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है बाहरी ताकत होने की वजह से, यानी एक तो वो बाहर से आए थे तो उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे। यानी अब वो बाहर से आए तो उनको इतना पता भी नहीं है कि गांव का क्या सिस्टम है। तो अब उनको थोड़ा गांव का, जो गांव के देहाती लोग हैं यानी गांव के लोग हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था। और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था, यानी ऐसे लोग भी गाँव में थे जिनकी अभी भी चलती थी, तो उनसे भी इनको थोड़ा बच के रहना पड़ता था।
ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अब खत्म कैसे करोगे? उनके साथ तो रहना ही पड़ेगा। यह काम कैसे हो? इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई। यानी अब ग्रामीण लोगों को इन्होंने कैसे कंट्रोल किया, ये सब कुछ इस वाले चैप्टर में हम जानेंगे और यही इस चैप्टर का नेम है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अब आप देखेंगे कि कैसे ये ग्रामीण लोगों से खेती करवाते हैं और उनकी मनचाही फसल की खेती करवाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है फर्स्ट पॉइंट, कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। यानी उसके पास सारे राइट्स तो आ गए अब, पर उसको सब चीज़ों को मैनेजमेंट कैसे करना है ये उस कंपनी को अभी तक भी समझ नहीं आ रहा था। अब क्या करती हैं, कुछ कोशिशें यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़े खरीदे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले लोगों से, और जो सूती कपड़ा है और जो रेशमी कपड़ा है वो कम से कम कीमत पर खरीदे। यानी एक तरीके से वो शासन में भी ध्यान दे रही है और एक तरीके से वो कंपनी के व्यापार में भी। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। यानी 5 साल में क्या होता है, जो भी चीज़ें वो खरीद रही थी उसकी जो कॉस्ट है वो डबल हो गई। यानी डबल कॉस्ट पर उनको वो चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी। अब क्या है, कंपनी लॉस में जाने लग गई। पहले वो चीज़ों को सस्ती खरीदती थी, पर अब क्या हो रहा है, चीज़ों की कॉस्ट बढ़ गई तो उसको ज़्यादा वैल्यू में वो चीज़ें खरीदनी पड़ रही है, ज़्यादा पैसे देकर वो चीज़ें खरीदनी पड़ रही है। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब आपको समझ में आया, 1865 के टाइम यानी फर्स्ट टाइम में पहले कंपनी क्या करती थी कि ब्रिटेन से सोना चांदी का आयात करती थी। यानी यहाँ से सोना चांदी उनको देती थी और किन चीज़ों को मंगवाती थी, जिसकी भी उसको ज़रूरत है। यानी वस्तु के बदले वस्तु का आयात निर्यात किया जाता था। आज क्या करते हो आप, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप क्या करते हो, पैसा दोगे और वो सामान खरीदोगे। पर पहले क्या होता था व्यापार में कि सामान के बदले सामान, ठीक है। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। यानी अब चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई है तो वो सोना चांदी जो था ना, उससे वो कॉस्ट मेंटेन नहीं हो रही थी। तो अब उनको अगर कोई भी चीज़ मंगवानी है तो वो पैसे देकर ही मंगवानी पड़ेगी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को जबरन बेचनी पड़ती थी। अब व्यापार तो ठीक है, कंपनी ने जो वहाँ के आम लोग थे उनसे क्या करा, सस्ती चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। और अब जो किसान है वो परेशान हो जाएंगे कि हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद में हमारी जो वस्तुएं हैं, हमारा जो उत्पादन है वो इतनी कम वैल्यू पर हमें बेचना पड़ता है, इतने कम पैसों पर हमें बेचना पड़ता है। तो किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में बढ़ रही थी। यानी इस वाले लाइन में आप देख सकते हैं अब कि कंपनी किस उद्देश्य से आई थी, सिर्फ व्यापार करने, एक छोटी सी कंपनी खोलने, और उसने कैसे क्षेत्रों पर कब्जा शुरू कर दिया। साथ में कब्जा तो शुरू किया, अब वो शासन कैसे चलाने लग गई आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये कैसे हमें गुलाम बनाएगी और फिर किस तरीके से वो 1857 का जो एक महासंग्राम होगा जिसमें सब पीड़ित लोग एक महासंग्राम करते हैं, तो आप इस चैप्टर में पूरा देखेंगे। यहाँ पर दिया है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल में एक मुर्शिदाबाद एक साप्ताहिक हाट लगता था। हाट क्या होता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ें खरीदी बेची जाती है, ठीक है। यहाँ पर दिया है ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग कैसे चीज़ों को बेचने आते थे और जिनको ज़रूरत होगी वो बेसिकली उन चीज़ों को खरीदने आएंगे। आप यहाँ से एक चीज़ नोट कर सकते हैं, बंगाल में क्या स्थित है, मुर्शिदाबाद। आगे जहाँ पर भी चैप्टर में से पॉइंट्स आएंगे हम वो सारी चीज़ें नोट करेंगे और आप हो सके तो साथ के साथ नोट्स बना लो। आगे पेज टर्न करो। यहाँ पर दिया है 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। यानी जिस तरीके से आगे हमने देखा तो इसमें कितने लोग मारे गए, कम से कम 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई।
कब की बात हो रही है? 1770 की। अब यहाँ साइड में आप देख सकते हैं जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या है, तो चलिए जानते हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? यानी इजीली इस लाइन का मतलब ये है कि कंपनी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो डाउन जा रही थी, तो उसमें क्या कंपनी अपने राजस्व को लेकर कोई मतलब ऊंच नीच देख सकती थी क्या, या वो अपने राजस्व में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी? नहीं। तो उसने क्या किया, कुछ ऐसा तिगड़म लगाया और उससे राजस्व को सेव किया। अब बताती हूँ मैं कैसे। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। अगर अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि अब हमको खेती में सुधार लाना चाहिए, तभी हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सही हो सकेगी, तभी हमें अच्छा राजस्व मिल सकेगा। यह काम किस तरह किया जा सकता था? अब ये उनके सामने क्या सवाल आ गया कि अब हम ये काम कैसे करें? तो इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार उन्होंने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लेते हैं वो? आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या था? इस बंदोबस्त की कुछ शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमीन के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, यानी वो मेन सुप्रीम होंगे। पहले क्या करती थी कंपनी? सीधा किसानों से राजस्व लेती थी। अब क्या कर दिया इन्होंने, जो बीच में जमींदार थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, जो किसी को ब्याज वगैरह पे पैसा देते थे, उन लोगों को क्या किया, मेन सुप्रीम बना दिया कि अब तुम छोटे किसानों से कर लोगे, राजस्व लोगे और वो राजस्व हमें दोगे। ठीक है, हमें यानी कंपनी को दोगे। सिंपल सा समझ में आ गया। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। यानी अब जमींदार छोटे किसानों से कर लेंगे और वो कर ले जाकर किसको देंगे? कंपनी वाले को। अब कंपनी ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया, यानी हमको सिर्फ इतना ही राजस्व तुमसे चाहिए। यहाँ पे क्या है, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। यानी कंपनी ने जमींदारों को ये भी बोल दिया कि अब तुम हमें सिर्फ फिक्स रेट दोगे, यानी इसके ऊपर तुम्हें कितना भी मुनाफा होता हो वो तुम अपने पास ही रखना। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। यानी जो स्थायी रकम फिक्स कर दी है उसमें अब वो कोई भी अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए खर्च का प्रोत्साहन मिलता रहेगा। यानी कंपनी ने क्या तिगड़म लगाया था, ये स्थायी बंदोबस्त का सीधा मतलब ये हो रहा था कि जो जमींदार है वो छोटे किसानों से कर लेंगे और वो कर ले जाकर हमें देंगे। उस कर की भी रेट फिक्स कर दी कि तुमको सिर्फ इतना ही कर हमको देना है। इसके बाद में उन्होंने क्या सोचा कि ये जो फिक्स कर है ये हमारे पास डेली हर महीने आता रहेगा। ठीक है, अब वो जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उसको लेना है कर, वो हमें ला कर देगा, तो फिक्स हमारे पास कर आता रहेगा। और जमींदार को कभी ज़्यादा कर भी मिल गया किसानों से तो वो उससे क्या कर सकता है, अपनी भूमि में सुधार कर सकता है। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, यानी जो कर है उसका वो अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे, ये उनको श्योर हो गया था। इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। यानी अगर कभी उत्पादन बढ़ा भी खेती में तो इससे अगर उन्हें ज़्यादा कर मिल रहा है, ज़्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो इससे जमींदार का फायदा होगा, हमको उस एक्स्ट्रा कर से कोई मतलब नहीं है। पर इसके बाद भी एक समस्या थी। अब समस्या क्या थी, चलिए जानते हैं। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे। यानी अगर उनको एक्स्ट्रा कर मिल भी रहा है पर वो जमींदार क्या इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे जमीन को सुधारने के लिए। असल में कंपनी जो राजस्व तय किया वो इतना ज़्यादा था कि उसे चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। यानी ऐसा छोटा अमाउंट भी उन्होंने फिक्स नहीं किया कि जमींदार इजीली उनको ले जाकर वो दे सके। उन्होंने क्या किया, एक इतना खतरनाक मतलब एक फिक्स अमाउंट कर दिया कि अब तुमको ये हमको देना ही पड़ेगा। जमींदार अगर उनको वो टैक्स नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी ज़मीन भी हड़प लेंगे। समझ गए आप, ये इनकी चाल थी। और इन्होंने जो जमींदार थे वो इस चीज़ से परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो छोटे किसान थे वो उनको कर दे ही नहीं देते, इतना उनसे उत्पादन हो ही नहीं रहता। तो अब जमींदार तो घाटे में जा रहे हैं ना, तो
वो क्या है, जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते, यानी जो जमींदार कंपनी को राजस्व नहीं दे पाती थी उसकी जमीन छीन ली जाती थी। बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी, यानी बहुत सारी जो जमींदारियाँ थी, जो जमींदारों की जमीन थी, उनको क्या है, बहुत सारे उन्होंने बेच दी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। कब बात हो रही है, 19वीं सदी के स्टार्टिंग टाइम की। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। अब आप देख सकते हैं कि बाजार में कीमतें बढ़ने लगी। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। यानी अब जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है, तो इससे जमींदारों को फायदा होने लगा। क्यों? क्योंकि उसे तो एक फिक्स अमाउंट देना था कंपनी को, तो इससे जो भी फायदा हो रहा था ना जमींदारों को, उससे उनको अच्छा लगने लगा। पर कंपनी को इससे दुख होने लगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपना एक राजस्व फिक्स कर चुकी थी, अब वह राजस्व में वृद्धि भी नहीं कर सकती थी। यानी उसने पहले ये डिमांड रख दी थी कि आपको बस हमें एक फिक्स अमाउंट देना है। अब आगे दिया है, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यानी जो जमींदार थे वो अभी भी कोई खेती में सुधार नहीं कर रहे थे। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआत सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। यानी जब ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब कुछ किसानों ने इनको टैक्स नहीं दिया होगा कंपनी वालों को, तो कंपनी ने क्या किया, उन जमींदारों की जमीन पहले ही हड़प ली। जो बचे रह गए थे उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। आगे दिया है, दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट ही उन्होंने इतना फिक्स कर दिया था कि कोई आम जमींदार तो उसको चुका ही नहीं सकता, और जमीन पर उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर उसने राजस्व नहीं चुकाया तो कंपनी उसकी जमीन हड़प लेगी। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता। यानी बेदखल क्या होता है, वहां से उसको हटा दिया जाता था। अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि बंगाल में रेतों पर कोलब्रुक का कथन, यानी जब जमींदार इस चीज़ से परेशान हो गए थे, स्थायी व्यवस्था से, स्थायी बंदोबस्त से, तो उसमें एक लेटर इन्होंने लिखा था। एक कोलब्रुक नाम के जो इंसान था उसका एक कथन है, यहाँ पर उसका एक सेंटेंस है। बंगाल के बहुत सारे गाँवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। यानी जो इतने बड़े बड़े जमींदार थे वो क्या करते थे, खुद खेती नहीं करते थे, दूसरों को पट्टे पर देते थे वो जमीन, और दूसरों से काम करवाते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1807 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति का वर्णन इन शब्दों में किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार कौन होता है? खेती करने वाले, जिनको बाहर से लाया जाता है या जो दूसरों की जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हैं, उनको काश्तकार बोला जाता है। को कर्ज से भी कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर कैसे काम करते, नहीं उन्हें अपने हालात सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती। यानी इस तरीके से उनकी कंडीशन हो गई थी। आपने ओवरऑल इस सेंटेंस में देखा कि जो जमींदारों की हालत राजस्व चुकाने पे हो रही है, किसानों की हालत और भी खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि वो तो और भी खेती नहीं कर पा रही सही से, फिर ऊपर से वो खाए क्या, उनको फिर टैक्स भी देना है उन जमींदारों को। तो कैसे इन सब की स्थिति खराब होती जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस स्थायी व्यवस्था से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो एक और नई व्यवस्था लाई गई। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत होती है तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। यानी अगर कंपनी को और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो वो एक फिक्स राजस्व अमाउंट, यानी उसने जो अमाउंट फिक्स कर दिया था उससे उसका काम कैसे चल सकता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर पश्चिम की जो बात हो रही है वहां की, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। देखो, एक व्यवस्था आती है यहाँ पर जिसका नाम रहेगा महालवारी। ठीक है,
स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। इस चीज को नोट कर लेना। और महालवारी बंदोबस्त कब लागू की गई? 1822 में। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाज को दर्ज किया। यानी उस गांव में कितने तरह के लोग रहते थे, उनके के पास कितनी खेती थी, सब चीजों का एक ब्यौरा लिया गया। किसके द्वारा? कलेक्टर के द्वारा। अब यहाँ पर खेतों को क्यों मापा गया, जमीन की क्यों जांच की गई, तो मैं बताती हूँ। जो कंपनी है वो चाह रही थी कि हम कुछ ज्यादा अमाउंट रखें। राजस्व को फिक्स करने के लिए उनको पहले इस बात का जानना जरूरी था कि जमीन कितनी है, उसके हिसाब से हम राजस्व को फिक्स करेंगे, उस हिसाब से हम राजस्व का अनुमान लगाएंगे। तो गांव में एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। यानी इस वाली व्यवस्था में अब राजस्व को फिक्स नहीं किया गया। जैसे जैसे समय बदलेगा उसके हिसाब से राजस्व भी बदलेगा। राजस्व इकट्ठा करने के लिए उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इसमें आप नोट करना, पहले किसके पास राइट था? जमींदार के पास। अब गांव का जो मुखिया है वो ले जाकर टैक्स देगा किसको? कंपनी को। इस व्यवस्था का नाम रखा गया महालवारी बंदोबस्त। ठीक है। अब एक और व्यवस्था आती है मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार का नाम दिया गया। देखो, रैयतवार या रैयतवारी दोनों सेम है। और यहाँ पर ये कौन से एरिया में हो रही है? दक्षिण में। और महालवारी कौन से एरिया में हुई थी? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा इसके बारे में आगे पढ़ने नहीं मिलेगा। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियां द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। कौन सी? रैयतवारी व्यवस्था। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधा किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या है, वो सीधा किसानों से ही राजस्व लेना चाहते थे। यहाँ पर आप मद्रास का गवर्नर जो था थॉमस मुनरो, उसकी इमेज देख सकते हैं, कितना यंग दिख रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज नोट कर सकते हैं आप, जो महालवारी व्यवस्था थी, जो महालवारी बंदोबस्त था, वो किसके द्वारा लागू किया गया? मैकेंजी द्वारा। पूरा नाम क्या है? होल्ट मैकेंजी। अब पेज टर्न करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर दिया है, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। मुनरो क्या कहते हैं कि जो किसान है उसको हमें ऐसा ट्रीट करने चाहिए कि वो हमारे बच्चे हैं और हम क्या है, एक पिता की तरह उनकी रक्षा कर रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं था। अब क्या ठीक नहीं था? नई व्यवस्था लागू होने के महज कुछ सालों के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। यानी जो नई व्यवस्था लागू की गई थी उसके बाद भी उसके 1-2 साल बाद कुछ प्रॉब्लम सामने आई। कौन सी? जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत राजस्व तय कर दिया था। यानी बहुत ज़्यादा टैक्स वो लेने लग गए थे। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे। यानी जो किसान थे वो क्या कर रहे थे? गांव छोड़कर भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक और टॉपिक आता है यूरोप के लिए फसलें। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। यानी इन्होंने ये सोच लिया कि जो ग्रामीण लोग हैं ये हमें टैक्स तो चुका ही सकते हैं, साथ में ऐसी फसलें भी उगा सकते हैं जिसका व्यापार हम यूरोप के लिए कर सके। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। अब क्या करेगी कंपनी? इनसे जबरदस्ती जो है वो क्या है, नील की खेती करवाएगी। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत में गन्ना के लिए, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। यानी ये जबरदस्ती इनसे फसलें उगवाई गई।
यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। अब कौन से तरीके अपनाए, चलिए जानते हैं। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझे। यानी अब हम बात करेंगे नील की खेती के बारे में। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? यानी आप ये सोच सकते हैं कि क्या ये जो नील अपन यूज़ करते हैं इसका भी कोई इतिहास रहा होगा। चित्र 5 और 6 में एक सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रही हैं। यानी ये बाईं तरफ यहाँ आप देख सकते हैं ये कलमकारी छापे की तस्वीर है और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। यानी ये फूल वाली जो प्रिंट है ये किसके द्वारा बनाई गई थी? विलियम मॉरिस के द्वारा। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नील का इस्तेमाल किया गया है। यानी गहरे नीले रंग का यूज़ इसमें किया गया है, आप देख सकते हैं। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? यानी ये ब्लू कलर जो इसमें यूज़ हो रहा है वो कलर कैसे बना, चलिए जानते हैं। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील के नाम से एक पौधे से निकाला जाता है। यानी नील नाम का एक पौधा है, उससे ये कलर बनाया जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में जो मॉरिस की छापों में इस्तेमाल किया गया नील रंग जो था वो भारत में उगाने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया जाता था। आगे आपको समझ में, जो मॉरिस ने इसके प्रिंटिंग में जो कलर यूज़ किया है ब्लू कलर, वो कहाँ से? भारत से जो मिलता था, भारत से जो नील मिलता था उस वाले रंग का यूज़ किया गया है। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। भारतीय नील की मांग क्यों थी? अब आप देखेंगे कि जो भारत का नील था उसकी डिमांड इतनी क्यों थी। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी जो इटली, फ्रांस, ब्रिटेन है ये कपड़ों को रंगने के लिए भारत के नील का यूज़ करते थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप बाजारों में पहुंचती थी। यानी उस टाइम पर ज़्यादा नील नहीं जाती थी, थोड़ी मात्रा में ही वहाँ पर नील पहुँचाई जाती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले कपड़े बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी वो कॉस्टली था, इसलिए वो एक और पेड़ का या एक और पौधे का यूज़ करते थे। उसका नाम क्या था? वोड नामक पौधा। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। शीतोष्ण यानी क्या? जो ठंडा इलाका होता है वहाँ पर। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। कौन सा? वोड नामक। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। यानी इन फ्रांस वगैरह के देश के जो किसान थे वो क्या है, वोड से नील बनाते थे। पर क्या हुआ, जो भारत से नील आ रही थी उसका कंपैरिजन ये कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने गवर्नमेंट के आगे डिमांड रखी कि जो भारत से नील आती है उसका आप आयात बंद करें। यानी उसको अब अपने देश में ना बुलाए, अब हम सिर्फ जो वोड है हम उसी से नील का उत्पादन करेंगे। पर क्या होता है, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। यानी भारत से जो नील आती थी लोगों को वही पसंद आती थी। क्यों? क्योंकि नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोप कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। आगे क्या होता है, कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो जो है वहाँ पे में फ्रांसीस, और जो ब्राजील में थे पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। यानी अब उसकी डिमांड और बढ़ गई। कब? 18वीं शताब्दी की लास्ट तक। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई।
1783 और 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। यानी इस टाइम में आप देखेंगे जो नील का उत्पादन था वो आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे कि यह नील कहाँ से मिल सकता है। यानी अब उसकी जो है उत्पादन कम हो गया है, तो अब जो लोग हैं कंपनी वाले वो सोच रहे हैं कि अब नील का उत्पादन हम किससे करवाएं और ये नील हमको कहाँ से मिलेगी। अब भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। यहाँ से अब कहानी शुरू होती है। ठीक है, इस पेज पे आप दो चीज़ नोट कर सकते हैं। नील जो उत्पादन होता था वो दो पौधों से किया जाता था, एक तो नील से और एक वोड नामक पौधे से। ठीक है, अब बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती कैसे करवाई। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। इस पे दिया है 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। कब? 18वीं सदी के जो लास्टिंग एंडिंग टाइम था उसमें क्या है, नील की खेती काफी तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया। अब कंपनी ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोली थी? बंगाल में। तो बंगाल में ही वो क्या करने लगी, किसानों से नील की खेती करवाने लगी। तो जो नील है वो पूरी दुनिया पर छा गई। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। यानी कितनी ज़्यादा इसकी खेती की जाने लगी। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसरों और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। बागान क्या होता है यहाँ पर आगे दिया है। बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, यानी आपने केरला वगैरह जाओगे आप तो वहाँ पर आपको चाय के बागान देखने मिलते हैं। तो उसी तरीके से नील के बागान भी होते थे। अब आगे दिया है कि जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। पर अब बात आती है कि नील की खेती कैसे होती थी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में यही दिया है। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे। कौन से? नीच और रेती। देखो आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज़ को नोट कर लो। नील की खेती करने के दो तरीके थे, पहला नीच और रेती। अब नीच खेती क्या होती है चलिए जानते हैं। नीच खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। यानी तो उनकी खुद की खेती रहेगी या फिर दूसरों की खेती लेकर वो क्या करेंगे, मजदूरों से काम करवाएंगे। नीच खेती की अब समस्या क्या थी? बागान मालिकों को नीच खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टों और ज़मीन लेने के प्रयास किए। वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी और मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। यानी तभी उस नील का काम आता था। बड़े पैमाने पर नीच खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत होती थी। हल क्या होता है? जिससे ज़मीन खोदी जाती है, जिससे कोई भी काम होता है। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। यानी जो वहाँ का मालिक रहेगा उसको ही सारा अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि किसान के पास उसके खुद के हल होंगे। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेतों में व्यस्त रहते थे।
यानी जब नील की खेती में काम आता था तभी किसानों के खेत में जो चावल उत्पादन होता था उसमें काम आ जाता था। 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक नीच खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब रेती व्यवस्था क्या है, चलिए जानते हैं। रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध यानी एक सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयत की तरफ समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। यानी जो वहाँ के मुखिया थे, जी के गांव के जो मुखिया हैं, उनको क्या बोलते थे कि आप जो किसान हैं उनसे एक समझौता करो। जो अनुबंध पर दस्तखत कर दे यानी जो साइन कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। अब आप उनकी डिमांड्स देख सकते हैं। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, यानी जो बागान मालिक होता था वो क्या है, बीज भी देगा और जो खेती के उपकरण हैं, जो काम करने के लिए हल वगैरह हैं, वो भी उनको देगा। जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा किसको, काश्तकार के ऊपर होता था। यानी जो वहाँ पर काम करते, जो पट्टा लेकर काम करते या जो मजदूर वहाँ पर काम करते। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता और वही चक्र दोबारा चलता रहता और वो इसी चीज़ में फंसता जाता। एक और चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेंट डोमिंगो। अब सेंट डोमिंगो कौन से है, तो कैरिबियाई द्वीप समूह पर यह सेंट डोमिंगो स्थान स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाम किस तरीके से खेती कर रहे हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश जो था वो सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। बगावत यानी उन्होंने क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ जो कंपनी है उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। एक युद्ध टाइप से शुरू कर दिया। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप्प हो गई। यानी अब जो ये कैरिबियाई द्वीप समूह है, यहाँ पर जो नील की खेती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। नेक्स्ट पेज पर आप एक और चित्र देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जेंट्स हैं, जो मेल जेंडर है, वो इन पौधों को काट रहा है। एक और यहाँ पर आप चित्र में दिया गया है, खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर। ये आप देख सकते हैं जो बैलगाड़ी होती हैं, जिनके आगे बैल होते हैं, वो गाड़ियाँ चलती हैं। वहाँ पर क्या है, जो खेतों से नील के गट्ठर हैं, जो नील के ऐसे गट्ठर बनाए जाते थे, वो इनके द्वारा ले जाए जा रहे हैं। अब आप एक जेन्युइन प्रोसेस देख सकते हैं कि नील का उत्पादन कैसे होता था। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना, विलियम सिप्सम का चित्र। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वेटस में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी और प्रत्येक खोद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। यानी जो नील है उसके पत्तियों को क्या करते थे, गर्म पानी में डुबोकर कई टाइम तक रखा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और जो द्रव्य को एक होद में छान लिया जाता था। दूसरा होद पहले होद से ठीक नीचे होता था। दूसरे होद में इस घोल को लगातार हिलाया जाता और पेडलों से खंगाला जाता। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाला जाता था। प्रोसेस बता रखी है। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं नील की खेती के लिए होद जो बने हुए हैं और साथ में यहाँ पर नील के पौधों को होद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। एक और देख रखा है, होद में घोल हिलाने वाला जो व्यक्ति है उसका चित्र है। यहाँ खड़ा नील मजदूर होद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पेडल के लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़ा रहना पड़ता था।
एक और डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिक्री के लिए नील तैयारी। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है, यानी आप पीछे वाले आदमी को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीटर वाट और किण्वन होद क्या है, ये होदों के टैंक के नाम है। अब हम नेक्स्ट पेज पर मूव करें तो यहाँ पर दिया है, जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आक्रोशित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था, यानी वो इस चक्र में फंसते जा रहे थे। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। क्यों? क्योंकि अच्छे खेत में खेती करेंगे तो नील का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती और नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। यानी नील की खेती करने के बाद जो ज़मीन है वो इतनी ख़राब हो जाती थी कि वहाँ पर जो व्यक्ति है, जो किसान है, वो एक नॉर्मल फसल भी नहीं उगा सकता। अब क्या होता है, नील विद्रोह शुरू होता है। इन सारी चीज़ों से परेशान हो गए थे किसान, तो अब नील विद्रोह छेड़ते हैं। नील विद्रोह और उसके बाद यहाँ से शुरू होता है पॉइंट। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, यानी किसानों ने बागान मालिक को टैक्स देने से मना कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिक की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाला गुमाश्ता, एजेंटा, यानी जो आदमी आता था टैक्स लेने के लिए, उसकी पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठियों या लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। अब आप समझ में आ गया कैसे ये विद्रोह हो रहा है। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बागान की ताकत कहाँ से मिली? इन पर कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, यानी इतना दमन कर थी उनका कि वो इस चीज़ से परेशान हो चुके थे। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता है। यानी आपने देखा होगा कि जब पारा सर से ऊपर चला जाता है तो किसी से भी सहन नहीं होता है। तो ऐसा इन्हीं के साथ हो रहा था। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार की इस बात से परेशान थे कि बागान मालिक की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। यानी नील के किसान क्या सोच रहे थे कि जो अंग्रेजी सरकार है वो हमारा साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। कौन सा? जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों के इलाके में का दौरा किया। यानी जो वहाँ का जो इलाका था वहाँ पर किसने दौरा किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। यानी जो किसान थे उनको ऐसा लग रहा था कि जो अंग्रेज है वो हमारी दशा को देखकर परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी जो नील की खेती कराने के लिए जो भी उनसे दस्तावेज, जो भी उनसे दस्तखत कराई जा रही थी, जो भी उन पे मतलब ऐसी ट्रीटीज, कुछ संधियाँ लगाई जा रही थी, वो अब उनके साथ नहीं की जाएगी। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। यानी अब किसानों को तो ऐसा ही लग रहा है कि जो अंग्रेज है वो हमारा साथ दे रहे हैं। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। यानी जो ईडन था, जो अंग्रेज था, वो क्या कर रहा था? सिर्फ किसानों को सांत्वना दे रहा था, यानी उनका साथ नहीं दे रहा था। बस ये जो भी विद्रोह हो रहा था इसको वो बस शांत करना चाह रहा था। उसकी कार्यवाही को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। यानी किसान क्या सोच रहे हैं, जो ईडन है ये हमारा साथ दे रहा है, पर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उस विद्रोह को शांत करना चाह रहा था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की तरह चल पड़े। यानी जहाँ जिन जिलों में नील की खेती हो रही थी उधर उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा।
इन बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया, यानी एक ऐसा आयोग बना दिया गया जो वहां पर जो भी विद्रोह चल रहा था, जो भी स्थिति उन लोगों की हो रही थी, उनका निरीक्षण करता है। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। यानी आयोग ने पाया कि जो बागान मालिक है वो जिस तरीके से किसानों के साथ जोर जबरदस्ती करके खेती करवा रहे हैं नील की, वो नहीं होनी चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि नील की खेती रेतों के लिए, जो किसान है उनके लिए फायदेमंद नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। यानी आयोग ने अब किसानों को यह भी कह दिया कि आप आगे चलकर इस खेती को ना करें तो ये आपकी इच्छा है। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। यानी अब क्या है, नील का उत्पादन जो है वो बिल्कुल धाराशायी हो यानी बंद हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी पूरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। यानी वहां पर गांधी जी को इनवाइट किया गया कि आप आइए और जो नील के किसान हैं उनकी दुर्दशा को देखिए। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। यानी इन सारी दुर्दशा को देखकर गांधी जी क्या करते हैं, चंपारण आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आगे इन सबको हम डिटेल में और पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। अब यहाँ पर एक चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। यानी वहाँ का जो एक किसान था उससे कुछ अफसरों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए, आप यहाँ पर उनकी बातचीत देख सकते हैं। W.S. सीटनकार नील आयोग का जो अध्यक्ष था उसने ये पूछा कि क्या तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तें पर खेती करना चाहोगे? यानी आप नील की खेती करने के लिए तैयार है? अगर आप तैयार भी हैं तो आप किस तरीके की शर्तों पर यह खेती करेंगे? तो हाजी मुल्ला ने जवाब दिया, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। अब श्री साले उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ₹1 प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला उनको जवाब देते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। यानी वो इस तरीके से उस चीज़ से प्रताड़ित हो चुके थे, तो उन्होंने ये डिसीजन ले ही लिया कि अब मुझे नील की खेती करनी ही नहीं है। लास्ट अन्यत्र में दिया है वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मशीनरी जो बेपत्तिस्त लबात में कैरियाई द्वीप समूह का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखे से घोल को घुमा रहा है। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरे में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहे हैं। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं जो हमने आगे डिस्कस किया। अब इस चैप्टर की बात करें तो हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब देखो यहाँ पर जोड़ी सही मिलान कर दे अपन। रैयत यानी कौन होता है? किसान। महाल यानी जो होता है ग्राम समूह। नीज होता है बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती, यानी जो अपने जमीन पर खेती होती है वो नीज खेती होती है। और रेती क्या होती है? रेतों की जमीन पर खेती। ठीक है, अब रिक्त स्थान आप कर सकते हैं। ये चैप्टर एंड होता है। अब चैप्टर 4 को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा चैप्टर आपको? हमने सारे पॉइंट्स कवर किए। साथ में अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको कोई भी अदर नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप हमारे नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो हमने 6 से लेकर 12 तक सारे नोट्स कवर कर रखे हैं। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे NCERT के इस टेलीग्राम यूजर नेम roxen4311 पर। सो आप जाकर कॉन्टेक्ट करके ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।